हेलो फ्रेंड्स, आज से हम फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में पीजी लेवल के ऊपर पढ़ाया जाता है। तो जो साथी पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है तो पीएचडी के एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू ये पेपर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा गया है कि पीएचडी के स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कोर्स को अच्छे से समझने के लिए आपको मैट्रिक्स स्पेस और लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने जरूरी हैं। तो सबसे पहले नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन को समझने के लिए कंसेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये आर स्क्वायर यूक्लिडियन डोमेन है और इसमें ये मैंने कोई वेक्टर कंसिडर किया और इस वेक्टर का एज्यूम कर लेते हैं ये आपका एक्स वेक्टर है। अगर आप इस एक्स वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नया वेक्टर आएगा वो आएगा आपका 2x वेक्टर, और वो 2x वेक्टर होगा इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, लेकिन उसका जो लेंथ है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये वेक्टर आपका 2x वेक्टर होगा। और अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करते अगर आप इस वेक्टर को, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती और ये आपका इस डायरेक्शन में 2 यूनिट इंक्रीज हो जाता। जो वेक्टर की लेंथ है वो तो आपकी 2 यूनिट ही इंक्रीज होती, बस आपके वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती। तो इस कंसेप्ट से हमने समझा साथियों कि अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर की लेंथ के अंदर जो चेंज आता है वो उस स्केलर के मॉडुलस, अगर आप उस स्केलर को मॉडुलस के अंदर कंसीडर करते हो तो इतना चेंज आता है। ठीक है साथियों, अब हम नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि जब आपने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन को समझा, वहां पर हमने एक आर्बिट्रेरी सेट कंसीडर किया था और जरूरी नहीं था कि यह सेट किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, और इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हमने एक फंक्शन डी डिफाइन किया जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो हम इस डी फंक्शन को मीट्रिक बोलते हैं और इस एक्स डी पेयर को हम मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हम किसी आर्बिट्रेरी सेट के ऊपर ही इस तरीके के फंक्शंस डिफाइन करें जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। नॉन लीनियर स्पेस के लिए हम एक ऐसा स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं जो पहले ही कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। मान लेते हैं कि हमने वेक्टर स्पेस कंसीडर किया, एक मिनट के लिए जूम कर लेते हैं, हमने आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस कंसीडर किया और द फील्ड आर ही, लेट दिस बी ए वेक्टर स्पेस। और अगर आपका ये वेक्टर स्पेस है तो इसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं वेक्टर, और वेक्टर्स तो वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो अब हम इस वेक्टर स्पेस के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, एन फंक्शन, जो आपका इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर एसोसिएट करेगा। नंबर का मतलब एक रियल नंबर एसोसिएट करेगा। इस फंक्शन को आप लेंथ फंक्शन के हिसाब से भी समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी आर स्क्वायर के किसी भी, ये आपका आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर डोमेन थी, किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर अप्लाई करते हो, जो फंक्शन इस एक्स वेक्टर के ऊपर वैल्यू देगा वो अपने आप में एक रियल नंबर वैल्यू देगा। तो हम इस तरीके का फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं वेक्टर स्पेस के ऊपर जो हर एक वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर असाइन कर दे। तो एक मिनट के लिए जूम कर सकते हो, जैसे कि लेंथ फंक्शन होता है कि अगर आप किसी भी वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप लेंथ फंक्शन को अप्लाई करते हो तो वो लेंथ आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। अगर लेंथ 0 आ जाती है, इफ एंड ओनली इफ एक्स ही आपका 0 वेक्टर है। सेकंड, अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसकी लेंथ को मेजर करते हो तो वो आएगी वो अल्फा मॉडुलस टाइम्स एन ऑफ एक्स। इस जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया कि अगर आपका अल्फा नेगेटिव हो तो वेक्टर है वो माइनस अल्फा टाइम्स को इंक्रीज कर देता है। और जो थर्ड कंडीशन है कि अगर आप किन्हीं दो वेक्टर के सम के ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई करो तो देन इक्वल टू से ओपन हो जाए। इस बात को भी समझते हैं हम। जैसे अगर आप किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, मान लेते हैं ये आपका एक्स वेक्टर है और ये आपका वाई वेक्टर है, तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं और इस साइड की लेंथ इन दो साइड्स की लेंथ के सम से लेस देन या इक्वल टू होती है।
तो हमने इस वेक्टर स्पेस जो हमने आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस कंसीडर किया उसके कोरस्पोंडिंग एक फंक्शन डिफाइन किया जो इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को रियल नंबर के ऊपर लेके जा रहा था। तो क्यों ना हम आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस को कंसीडर ना कर किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं V कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस है और जिसका जो फील्ड है या तो वो फील्ड आपका रियल नंबर है या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस वेक्टर स्पेस के ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो इन टाइप की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो हम अब इस फंक्शन को बोलेंगे हम नॉर्म फंक्शन, और ये फंक्शन आपका इस वेक्टर स्पेस से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड होगा कि अगर आप किसी भी वेक्टर की ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई करते हो, इसे हम पढ़ेंगे नॉर्म ऑफ एक्स। नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स, जैसा कि हमने आर स्क्वायर के ऊपर लेंथ फंक्शन को चेक किया था कि किसी वेक्टर के ऊपर अगर आप इस लेंथ फंक्शन को अप्लाई करते हो तो जो आपकी जो वैल्यू आई वो नॉन नेगेटिव आई, तो नॉर्म ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, सेकंड कंडीशन। या फिर नॉर्म ऑफ एक्स अगर आपकी 0 आ जाती है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स ही वेक्टर आपका 0 वेक्टर है। सेकंड कंडीशन नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा मॉडुलस नॉर्म ऑफ एक्स, और थर्ड कंडीशन नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, जिसे हम इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो ऐसा फंक्शन अगर हम रियल वेक्टर स्पेस का मतलब अगर वेक्टर स्पेस के कोरस्पोंडिंग जो फील्ड है वो अगर आपका रियल हो, या फिर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस अगर उसका जो बेस फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स हो, अगर ऐसे वेक्टर स्पेस के ऊपर हम ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम इस फंक्शन को बोलते हैं हम नॉर्म फंक्शन, और हम इस पेयर को बोलेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस को स्टडी करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूक्लिडियन स्पेस से हमने देखा कि किसी वेक्टर के कोरस्पोंडिंग हम एक न्यूमरल असाइन करना चाहते हैं। अब दूसरा वर्जन इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का समझते हैं। जैसा कि मैट्रिक्स स्पेस, हम चाहते हैं कि नॉन लीनियर स्पेस के अंदर मैट्रिक एक पर्टिकुलर मैनर में इंड्यूस हो। पर्टिकुलर मैनर में इंड्यूस होने का मतलब, जैसा कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम वेक्टर बोलते हैं, फिर से हम वही आर स्क्वायर वाला एग्जांपल ही कंसीडर करते हैं। ये आपका एक्स वेक्टर है, ये आपका वाई वेक्टर है, और अगर आप इन दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो जो डिस्टेंस आएगा वो आपका ये वेक्टर आएगा। और इस वेक्टर को अगर आप कैलकुलेट करोगे बाय ट्राइंगल लॉ तो ये वेक्टर होगा आपका एक्स माइनस वाई, और इस वेक्टर की अगर आप लेंथ फाइंड आउट करोगे तो जो ये लेंथ होगी ये इन दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस बताएगी। दो वेक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट किया इन दो वेक्टर का डिफरेंस और उन डिफरेंस की नॉर्म। तो जो ये डी फंक्शन आया है ये मैट्रिक की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस बात का मतलब जो ये नॉर्म की हेल्प से हमने यहां पर ये फंक्शन इंड्यूस किया, ये अपने आप में मैट्रिक है। इसका मतलब एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी नोशंस हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी आपकी नॉन लीनियर स्पेस के अंदर एज इट इज होल्ड होगी ही। अगर आप इसे वेन डायग्राम से समझना चाहो तो जो मैट्रिक स्पेस का सेट है, अगर आप सारे के सारे मैट्रिक स्पेस कंसीडर कर लेते हो तो वो सेट आपका नॉन लीनियर के सेट को कंसीडर करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, अगर ये आपका नॉन लीनियर स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस आपका इससे बड़ा सेट होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन को समझा। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम नॉन लीनियर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स समझेंगे।